हेलो एवरीवन स्टूडेंट, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज मुझे मिल रही हैं मध्य प्रदेश पीजीटी को लेकर के। सबसे पहले आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम पीटी और मेंस जो स्क्रीनिंग टेस्ट है और मेंस है, मुख्य परीक्षा है, क्या उसकी तैयारी एक साथ करनी चाहिए? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आप लोगों का कहना है कि इसका जो सिलेबस है उसको आप डिस्कस कर दीजिए। तो स्टूडेंट, जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, उस पर आप जाके देख सकते हैं। मैंने सिलेबस को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उसकी तैयारी आपको किस प्रकार से करनी चाहिए और 20 मिनट में मैं इस टॉपिक को आप लोगों को पूरा समझा दूंगी। और तीसरी बात, जो आप कह रहे हो कि मैम क्या हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा फ़र्क होता है, मुख्य परीक्षा क्या हम इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं? तो इसका भी मैं आपको जवाब दूंगी। आप लोगों के बड़े यूनिक सी क्वेरीज आ रही हैं, लेकिन मैं उसको आप लोगों को एक एक करके क्लैरिफाई करूंगी। First of all, let me introduce myself. Student, I am Dr. Shipra ma'am. I am UGC NET qualified, JET qualified and I am PhD from University of Jammu. स्टूडेंट, मेरा स्पेशलाइजेशन है इकोनोमेट्रिक्स और मेरा मोबाइल नंबर है 9320634901। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और ये मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। मेरे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अभी मेरे ऐप पर आप लोगों के लिए एमपी पीजीटी के लिए प्री और मेंस का एक कॉम्बो कोर्स साथ में लिया गया है। इस कोर्स को अगर आप परचेज करते हैं तो आपको पीटी और मेंस दोनों के लिए क्लासेस इसमें मिलेंगी। और इसका एक और कोर्स मैंने पब्लिश कर रखा है, एमपी पीजीटी प्री, जिसमें केवल प्री के लिए आपको मैं पढ़ाऊंगी। तो ये दोनों ही कोर्सेज मेरे ऐप पर पब्लिश किए गए हैं, आप इसको वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लाइव क्लास ले रहे हैं और इसकी लाइव क्लासेस चल रही हैं। और स्टूडेंट, जो लाइव क्लासेस होती हैं उनका रिकॉर्डेड फॉर्म भी अवेलेबल रहता है, क्योंकि सबसे पहली क्वेरी जो आपकी आई है कि मैम हम हाउस वाइफ हैं और लाइव क्लास अगर छूट जाती है तो हम कैसे देखेंगे। तो स्टूडेंट, जो भी मैं लाइव क्लास कराती हूँ उसका रिकॉर्डेड फॉर्म भी उसमें अवेलेबल होता है और जो पिछला बैच मैंने पढ़ाया था उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको उसमें अवेलेबल है, साथ ही सैम्पल क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं। ठीक है, और पिछले बैच में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला था और इस बार भी जो बैच बन रहा है, आई विश ऑल द सक्सेस। तो चलिए इस सिलेबस के बारे में मैं बात करूं। पहले आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है कि क्या पीटी और मेंस, पीटी मैं नहीं कहूँगी, स्क्रीनिंग टेस्ट और मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ साथ करनी चाहिए। तो देखो 70% पोर्शन दोनों का एक जैसा है, उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप अगर पीटी की तैयारी, प्री की तैयारी बहुत अच्छे से डेप्थ में, डिटेल में कर लेंगे तो मुख्य परीक्षा में थोड़ा दिन मिल जाता है और जो एक्स्ट्रा पोर्शंस हैं उसको आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों की तैयारी इकट्ठी ही होती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर पीटी कर लेंगे तो मुख्य परीक्षा का बिल्कुल नया सिलेबस आपको मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, जो मैंने पिछली बार भी बैच लिया था। तो ये वाला जो आप तैयार कर लेते हो तो इसमें कुछ एडेड पोर्शन रहेंगे और इसको भी हम जो अभी हम पढ़ रहे हैं प्री में या स्क्रीनिंग में, तो ये ग्रेजुएशन लेवल का होता है और जैसे ही आप मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी करोगे तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आ जाता है, लेकिन इसी का वो विस्तृत रूप होता है। तो ये आपका एक फाउंडेशन तो बन रहा है। तो मेरा कहना है कि फिलहाल आप मुख्य परीक्षा की चिंता नहीं कीजिए और पीटी के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पूरा टाइम दीजिए। ठीक है, दूसरी बात, आप लोगों का पूछना है कि मैम इसमें किस प्रकार से तैयारी करें। तो देखो, सिलेबस की अगर मैं बात करूं, सिलेबस को हम मुख्य भागों में अगर बांटते हैं तो सबसे पहले आपका माइक्रो का सिलेबस है। माइक्रो के सिलेबस के संबंध में आपकी जो क्वेरी है, शंभू प्रसाद सहाय, ये जो क्वेरी है आपकी, इसको मैं आपके नाम के साथ में बताना चाहूँगी क्योंकि आपने जो क्वेरी दी है, तो आपका पूछना है कि मैम हमारे सिलेबस में केवल पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार दिया गया है, तो क्या उतना ही पढ़ना है या बाजार के पूरे प्रतिरूप को पढ़ना है? तो नहीं, जो आपके सिलेबस में दिया गया है आप उससे स्टिक कर सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस अगर क्वेश्चन रहता है तो आप वहाँ पर क्लेम तो लगाते ही हैं। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है आप तो मिलान शुरू करते हैं, और अगर सिलेबस में ये दिया गया है तो हम उसको स्टिक करेंगे। क्योंकि बाजार एवं मूल्य निर्धारण में आप देखो तो इसमें बाजार में आपको दिया गया है बाजार का अर्थ, वर्गीकरण एवं
पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण, कहीं भी एकाधिकार अल्पाधिकार की बात नहीं की गई है, तो इसको अभी रहने दीजिए। जो माइक्रो में दिया हुआ है बिल्कुल सिलेबस को स्टिक कर करके पढ़ना है। और देखो इसमें एक और जो है रीना आपका पूछना है कि मैम माइक्रो में किस चैप्टर पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि माइक्रो का हर चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सवाल ज़्यादा कहाँ से आते हैं इसको मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। आपके सिलेबस में सबसे पहले आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा, मतलब जो बेसिक है इसको करना है। बेसिक से अगर आप पॉइंट वाइज में बोलूँ तो बेसिक से 1 या 2 सवाल तो आ ही जाते हैं, ठीक है। तो इसको एक सवाल में लेके चलती हूँ कि बेसिक से रहता ही रहता है। इसके बाद आ जाता है उपभोग एवं उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत जो चैप्टर है उसमें आपको गॉसेन का प्रथम नियम, गॉसेन का दूसरा नियम, इस तरह के जो MCQs होते हैं ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और तीसरा जो है यहाँ उपयोगिता का चैप्टर इसके बाद आ जाएगा, तो उपयोगिता के चैप्टर से भी छोटे छोटे सवाल रहते हैं, ठीक है। और तीसरा है आपका मांग एवं पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। तो सप्लाई देखो, डिमांड जो आप पढ़ते हो ना, तो डिमांड के साथ सप्लाई पर भी उतना ही ध्यान दीजिए, ठीक है। मांग और पूर्ति से किस प्रकार का सवाल आता है, मैं सवाल यही बता देती हूँ क्योंकि बहुत ही इजी सवाल आते हैं। मांग में विस्थापन किसको कहते हैं, मांग में संकुचन किसको कहते हैं, मांग में विस्तार कैसे होता है। इसी तरीके से पूर्ति में विस्थापन किसको कहते हैं, पूर्ति में प्रसार क्या है, पूर्ति में संकुचन क्या है, एक्सटेंशन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई एंड डिस्प्लेसमेंट इन सप्लाई। तो ये सारा कुछ जो क्वेश्चन है ये डिमांड और सप्लाई के चैप्टर में रहता है, ठीक है। इसके बाद आपको कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता संतुलन का सिद्धांत पढ़ना है। उपभोक्ता संतुलन में देखो, मैं जो ऐप पर पढ़ा रही हूँ वहाँ भी मैं स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, उपभोक्ता संतुलन या कंज्यूमर सरप्लस में समाकलन का मैथ होता है, इंटीग्रेशन का मैथ आता है। लेकिन जो मैं मैथ की बात कर रही हूँ स्टूडेंट, इसको बना ज़रूर लीजिएगा, इंटीग्रेशन या समाकलन का चैप्टर। यहाँ पर कहीं भी आपको मेंशन नहीं किया है आपके सिलेबस में कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समाकलन और अवकलन बिना इसको किए हुए माइक्रो के मैथ नहीं बनेंगे। मैं आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको जो सच्चाई है वो बता रही हूँ, ठीक है। बाकी आगे आपकी मर्जी है कि आपको मैथ करना है या नहीं करना है। समाकलन के साथ साथ आपको अवकलन के मैथ भी रहते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो माइक्रो को पढ़ने के पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को बढ़िया से एक बार प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करने के बाद तब आप माइक्रो के सिलेबस को स्टार्ट करें, क्योंकि जो कंज्यूमर सरप्लस या उपभोक्ता का जो सिद्धांत आप पढ़ते हो, उपभोक्ता का अतिरेक पढ़ते हो, उसमें आपको इंटीग्रेशन का मैथ आता है, ठीक है। मांग की लोच, आपका ये जो चैप्टर है इसको मैं स्टार लगा दे रही हूँ क्योंकि मांग की लोच जो चैप्टर है इससे मैथ जरूर आते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट, इसका जो फॉर्मूला है, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच, मांग की प्रति लोच, ये सारे फॉर्मूला को आप ध्यान दीजिएगा। और साथ ही आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की जो चाप लोच है, चाप विधि है मांग की लोच को मापने की, उसका कभी कभी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। और मांग की लोच जो चैप्टर है इसमें 2 तरीके से इसके मैथ बनते हैं। एक तो आपको अवकलन के साथ इसका मैथ आता है जहां पर आपको मांग फलन दिया होगा, ठीक है, जहां पर आपको डिमांड फंक्शन दिया होगा और आपको उसको डिफरेंशिएट करना होता है। मांग फलन अगर दिया होता है तो हम क्या करते हैं, अवकलन लगा करके मैथ बनाते हैं। और कभी कभी जो होता है आपको मांग की लोच का सिंपल मैथ आता है, जिसमें आप जो मांग की लोच का फॉर्मूला है डायरेक्ट लगा के डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू P1 बाई Q1, जो सिंपल इसका फॉर्मूला है, इसको लगा के भी ये मैथ आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका, मैंने काफ़ी डिटेल में मैं बता रही हूँ क्योंकि इतने सवाल आ रहे हैं आप लोग के स्टूडेंट, और मध्य प्रदेश से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास हो मेरे ऐप पर, तो मैं इतना टाइम मध्य प्रदेश को बिल्कुल दे रही हूँ। चलिए, इसके बाद देखो आपको पढ़ना है उत्पादन। उत्पादन के चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप इसमें जो 2 नियम हम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिटर्न टू स्केल, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या इसको हम क्या कहते हैं, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। इसका ग्राफ जरूर अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि
देखो मैं ऐप पर भी पढ़ाती हूँ स्टूडेंट, तो मैं रटने के लिए कभी नहीं कहती, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। रटना है तो भारत की अर्थव्यवस्था में रटना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा उसमें। इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, ग्राफ बेस्ड है। अगर आपने ग्राफ को अच्छे से कर लिया तो आप माइक्रो पर बहुत अच्छे से, माइक्रो में 10 सवाल आपके बन जाएंगे। एक भी सवाल छूटेगा नहीं, मैं गारंटी देती हूँ। आप ग्राफ इसको बहुत बढ़िया से कर लो, और साथ ही जो मैथ है वो मैथ आप कर लो, तो माइक्रो बिल्कुल भी एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। और उत्पादन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आपने पूछा है रीना, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम, ठीक है। इसके अलावा देखो, आपको मैंने बताया, इसके अलावा थोड़े से मैथ आपको, जो ये चैप्टर आपको दिया हुआ है ना, मैं आपको यहाँ पर बताऊं। हाँ, रेवेन्यू का चैप्टर, रेवेन्यू मतलब आय, ठीक है, एवं लागत, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। इसमें भी आपको मैथ आते हैं, छोटे छोटे मैथ आते हैं, लाइक टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। जहाँ भी आप देखो, जब कुल आय की बात आएगी ना, तो आपको मैथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सीमांत आय की बात आएगी तो आपको अवकलन लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन यूज़ करना ही पड़ेगा। तो डिफ्रेंसिएशन से भागो मत, डिफ्रेंसिएशन को कर लो। जो अब नाम तो मुझे याद नहीं है, जिन्होंने बड़े अच्छे से पूछा है, मैम अगर मैथ से सवाल ही कितने आते हैं, अगर उसको हम हटा भी दें तो काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए ये कंपटीशन है। अगर आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे रहे होते तो मैं कहती कि काम चल जाएगा, मगर ये ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। एक एक क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर आप जो है compete करते हो, डिस्क्वालीफाई होते हो। तो एक भी क्वेश्चन को ऐसा छोड़ करके मत चलिए कि जिसमें आपको लगे कि काश मैंने इसको कर लिया होता। तो अवकलन का चैप्टर कर लीजिए। पिछली बार भी जितने स्टूडेंट मेरे सक्सेसफुल हुए, उन्होंने कहा आपने ज़्यादा पढ़ा दिया, लेकिन पिछली बार अगर मैथ नहीं आया, हो सकता है इस बार मैथ आ जाए, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ। और इसके बाद आपको बाजार में केवल पूर्ण प्रतियोगिता को पढ़ना है। तो पूर्ण प्रतियोगिता का जो मार्केट है, इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट पर बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में अल्पकाल का संतुलन, दीर्घकाल का संतुलन की शर्तें क्या हैं, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई होप मैंने आपको बहुत ही क्लैरिटी दे दी है। और इसके अलावा भी अगर आपको सिलेबस से संबंधित कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप में स्टूडेंट 500 से ज़्यादा मैसेजेस रहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी रहते हैं जो फिर छिप जाते हैं। तो आप यही कमेंट बॉक्स में जो भी आपके मैसेजेस हैं, आप इसमें लिख करके जा सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट की, मुझे कमेंट बॉक्स मैं कभी बंद नहीं करती, क्योंकि मैंने देखा है मेरे चैनल पर काफ़ी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही होते हैं, जितने भी हैं टचवुड काफ़ी पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं। तो आप जो भी आपकी क्वेरी है या जो भी एक्स्ट्रा पूछना है, आई रिक्वेस्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। वो मुझे दिख जाता है, मोबाइल पे फ्लैश हो जाता है, आप लोगों का जो भी कमेंट रहता है तो अलग से दिख जाता है, तो आप यहाँ पर ही कमेंट बॉक्स में ही डाल दिया करें। चलिए, दूसरा जो है भारत की अर्थव्यवस्था, दूसरा सेगमेंट है आप लोगों का भारत की अर्थव्यवस्था। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखो, भारत की अर्थव्यवस्था को हम जब भी पढ़ते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ो, इसके दो पोर्शन होते हैं। एक को मैं कहती हूँ स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट होता है। गरीबी क्या है, बेरोजगारी क्या है, अब जो पहले हो चुका है, जो घटनाएं पहले घट चुकी हैं, उनको तो आपने ऐसे ही पढ़ना है ना। गरीबी को मापने के लिए जो जो कमेटियाँ बनी थी, जो जो समितियाँ बनी थी, वो तो बन चुकी हैं, उनका डेट आपको याद करना है, किस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया था ये याद करना है। बेरोजगारी के प्रकार क्या है ये याद करना है। गरीबी और बेरोजगारी को हटाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई थी। पॉपुलेशन में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है, यही सारी चीज़ पढ़नी है। और आप लोगों को इसमें जनसंख्या परिदृश्य में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या वितरण, बस इतना दिया हुआ है। तो इसको देखो, पहले तो स्टैटिक पोर्शन कर लो कि ये होता क्या है, ठीक है। कृषि के बारे में भी, भाई कृषि का पैटर्न क्या है, कृषि उत्पाद क्या है, किस भूमि को क्या कहते हैं, ग्रामीण कृषि बाजार में रूरल क्रेडिट, जो मतलब कृषि क्षेत्र में जो उधार लेन देन होता है, इन सब का स्टैटिक पोर्शन आप लोग कर लें, ठीक है। जो ग्रामीण वित्त होता है किस प्रकार का होता है। इसके बाद अपडेटेड डाटा या अपडेट हम कहाँ से लेते हैं स्टूडेंट? अपडेट के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। आप देखो, अब जितना आप कर सकेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण जरूर देखिएगा।
आर्थिक सर्वेक्षण भारत का, ठीक है। और आर्थिक सर्वेक्षण में भी आपका कहना है कि मैम क्या इतना बड़ा सर्वेक्षण है, हम कैसे पढ़ेंगे? तो इसका कुछ हाईलाइटेड पोर्शन ही होता है जो पढ़ना होता है। आर्थिक सर्वेक्षण पूरा नहीं पढ़ा जाता। आप देखो किस प्रकार से सवाल आते हैं, उस प्रकार से अपडेट को आपको करना पड़ता है, पूरा अपडेट उठा करके नहीं पढ़ना होता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में आपको बस इतना ही करना है, स्टैटिक पोर्शन करने हैं और अपडेट करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ, आपने इम्पॉर्टेंट पूछा है, तो देखो कृषि को ज़रूर अच्छे से कर लीजिए। कृषि में भी मैं बताऊँ तो कृषि में भी हरित क्रांति का चैप्टर सवाल आते हैं, और रूरल क्रेडिट या एग्रीकल्चर क्रेडिट, और इसके साथ ही साथ कृषि का योगदान क्या है जीडीपी में, इसका अपडेटेड डाटा ज़रूर देख लीजिएगा, कृषि और उद्योग दोनों का। इसके अलावा देखो अधोसंरचना, अधोसंरचना मतलब क्या हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे सवाल आते हैं, कम आते हैं, लेकिन कृषि से उद्योग से सवाल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा एक चैप्टर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान से सवाल हमेशा रहता है, और मैं देखो 5 ईयर प्लान को एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर सबके साथ मिला के पढ़ाती हूँ। ऐसे पढ़ना भी चाहिए। 5 ईयर प्लान में कौन से प्लान में क्या क्या चीज़ें हुई थी, कौन से प्लान का टारगेट क्या था, टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, कितना टारगेट अचीव हुआ, ये सारी चीज़ें 5 ईयर प्लान में आपको करनी है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें भी आएंगी, लेकिन इन पर ध्यान रखिएगा। और जनसंख्या का चैप्टर 2011 की जनसंख्या नीति है, इन सब पे ध्यान दीजिए। और जनसंख्या का अभी का अपडेट आपको गवर्नमेंट के साइट से मिल जाएगा। गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं, गवर्नमेंट जो पब्लिश करती है, आर्थिक सर्वेक्षण के साथ साथ गवर्नमेंट का अपडेट जो आता है उसको भी आपने करना है, और कम से कम मार्च 2025 तक का कर लीजिए, ठीक है। थर्ड पर बैंकिंग, ठीक है, थर्ड पर आ जाता है बैंकिंग। बैंकिंग में देखो बहुत ही इजी सा सिलेबस है आपका, ज़्यादा नहीं है। इसमें आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य क्या हैं, साथ ही साथ मौद्रिक नीति। बैंकिंग में भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि इसमें भी स्टैटिक पोर्शन अलग होता है, अपडेट अलग होते हैं। जैसे मौद्रिक नीति क्या है, इसके कितने मेंबर्स होते हैं, इसके कितने टूल्स होते हैं, संख्यात्मक क्या है, गुणात्मक क्या है, ये करने के बाद आरबीआई के वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से आरबीआई के द्वारा अभी तक कितने प्रकार की मौद्रिक नीति लाई गई है, कौन कौन से स्टैंड्स यूज़ किए गए हैं, कौन सा दर क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें अपडेट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो बैंकिंग भी करंट अफेयर के साथ मिला हुआ चैप्टर होता है। और इसके बाद स्टूडेंट आपका 4th नंबर पे आ जाता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का बहुत जो है सिलेबस काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसको 4 भागों में बांट के आपको पढ़ना है। सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और संघीय संघवार, ये चारों चीज़ें पढ़नी है। तो पब्लिक फाइनेंस का पूरा ही टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसमें से सबसे ज़्यादा अगर आप बोलोगे किससे सवाल आते हैं, तो जो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है, इस सिद्धांत में क्या पूछा गया है, बहुत सारी थियरीज हैं इसकी। वैगनर्स लॉ, ठीक है, वीजमैन पीकॉक लॉ, ये सारे जो भी सिद्धांत हैं, इन सिद्धांत को अच्छे से पढ़ लीजिए, इनमें क्या कहा गया है। साथ ही साथ पब्लिक फाइनेंस में जो घाटा होता है, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट, इसका फॉर्मूला पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला से भी सवाल आ जाते हैं। तो फॉर्मूला एंड थियरी, इसको मिला के आपका पब्लिक फाइनेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आपका जो बैंकिंग हो गया, लोक वित्त हो गया, साथ ही साथ लास्ट में आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि। अब देखो आर्थिक समृद्धि में आपको पर्यावरण का चैप्टर भी जोड़ा गया है, और पर्यावरण के चैप्टर में आप अपडेट ज़रूर देखिएगा। अपडेट मैं बार बार क्यों कह रही हूँ स्टूडेंट, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए आपको बोल रही हूँ, आई नो, लेकिन अपडेट ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार ज़्यादा अपडेट नहीं पूछे गए थे, हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम के पैटर्न चेंज होते हैं, क्वेश्चन चेंज होते हैं, है ना। तो हम हमेशा हम यही मान के तो नहीं चल सकते कि पिछली बार नहीं आया तो इस बार भी नहीं आएगा, क्योंकि पर्यावरण चैप्टर में देखो पर्यावरण क्षति के प्रभाव का मूल्यांकन आपको पढ़ना है। और
रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज आपको पढ़ने हैं, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी पढ़ना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स क्या क्या हैं पढ़ लीजिएगा। और कॉप की बैठक जो होती है, लास्ट बैठक कब हुई थी, पहली बैठक कब हुई थी, कहाँ हुई थी, और उस बैठक में क्या क्या मुद्दे थे जो उठाए गए थे। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। और इसके अलावा जो है पंचवर्षीय योजनाएं, विकास के सिद्धांत और धारणीय विकास, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो बस ये आपका सिलेबस है स्टूडेंट। तो इस सिलेबस को मैंने आपको मुख्य 5 भागों में बांटा है। और एक 6 नंबर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। तो देखो, आप लोगों के एग्जाम में राष्ट्रीय आय का जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो 10+2 का लेवल होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने देखा था 10+2 में क्या पूछा जाता है, किस तरह का सिलेबस होता है। राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला, जीडीपी को जीएनपी में कैसे बदलेंगे, मार्केट प्राइस पर हो फैक्टर कॉस्ट पे कैसे आएंगे, है ना, बाजार कीमत से साधन लागत पे कैसे पहुंचेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती हैं, कौन कौन सी मदें हैं जो शामिल नहीं की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको राष्ट्रीय आय में पूछी जाती हैं। तो इसको बिल्कुल, इसकी तैयारी 10+2 लेवल पर कीजिएगा, मतलब काफ़ी डिटेल में। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है जिसको 6 भागों में मैंने बांट के बताया है। और अब इस 6 भागों में भी आपने पूछा है मैम इनमें भी सबसे ज़्यादा हम ध्यान किस पे दें, तो एग्जाम के थोड़े दिन पहले मैं बताऊंगी जब आप रिवीजन कर रहे होंगे। अभी तो पूरा पढ़िए और मेंस की चिंता भी मत कीजिए, पूरा ध्यान स्क्रीनिंग टेस्ट पर देंगे। और स्टूडेंट, मैं दोबारा से बता दूं कि मेरे द्वारा इसका सिलेबस पब्लिश कर दिया गया है। MPPGT प्री और मेंस का एक कॉम्बो कोर्स मैंने रखा है और एक केवल मैंने प्री का कोर्स भी रखा है। तो अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आपको डाउनलोड करना है शिप्रानॉमिक्स ऐप, और इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9320634901 पे। That's it. That's all for today, student. Thank you so much. Bye bye.